नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार फाइनेंशियल प्लानर स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने चैनल पर। आज का टॉपिक है एसेट्स एलोकेशन। एसेट्स एलोकेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप अपने मंथली सेविंग्स अमाउंट को एक पर्टिकुलर परसेंटेज में किस किस पार्ट्स में आप रख सकते हैं, ताकि आप अपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग को परफेक्ट कर सकें और किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस आप आने वाले फ्यूचर और प्रेजेंट में ना फेस करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटे सा चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दे पाऊँ उसके बारे में, और आप उस नॉलेज से जितना समझेंगे प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। यही मेरा मोटिव है इन वीडियोस को निकालने का, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि कैसे हम अपनी एसेट्स एलोकेशन को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेशन, छोटा सा मैंने एक डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आप एसेट्स एलोकेशन को देख सकते हैं। एसेट्स एलोकेशन में अगर मैं बात करूं तो एसेट्स एलोकेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना शुरू करूंगा। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस, मंथली जो सेविंग्स अमाउंट है, मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपये सेव करना चाहते हैं। तो 10,000 को आप किस किस परसेंटेज से किस किस जगह पर रखें, ताकि आप पूरी तरह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान कर सकें और अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले मैंने रिस्क कवरेज को सबसे पहले मैंने दिखाया है, क्योंकि रिस्क कवरेज कहीं ना कहीं हमें सिक्योर करता है। और हमारे बाद जो मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में रिस्क कवरेज में जो भी अमाउंट आपने जितना भी कवर्ड किया होगा अपने रिस्क कवरेज में, वो अमाउंट आपकी फैमिली को मिलता है और आपकी फैमिली का जो भी मंथली एक्सपेंस है कहीं ना कहीं वो चलता रहता है। तो 10% अपनी सेविंग्स का डेफिनेटली रिस्क कवरेज पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप किसी भी तरीके का कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी आपका मंथली सेविंग्स अमाउंट आप रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है वो आती है 30% सिक्योर्ड सेविंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको हमेशा से बताए हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, एफडी हो, आरडी हो, एनएससी हो, केवीपी हो और लाइफ इंश्योरेंस और बाकी जो भी सिक्योर्ड सेविंग्स है उनके वर्सेस भी मैंने एक वीडियो निकाला था। डेफिनेटली आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझा होगा क्यों सिक्योर्ड सेविंग्स में बाकी सिक्योर्ड सेविंग्स के कंपैरेटिवली लाइफ इंश्योरेंस फिर भी हमें एक रिस्क कवरेज की एडवांटेज देता है। हमें अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो एक रेगुलर इनकम हमारी फैमिली को मिलती है। उसके बाद हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी डेफिनेटली हमें मिलता है और हमें हमारे बाद हमारी फैमिली को कोई प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता। थर्ड कैटेगरी आती है रिस्क सेविंग से मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रिस्क सेविंग, चाहे कहीं आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या आप कोई भी फंड्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, या कहीं भी आप शेयर मार्केट्स करते हैं, तो उसमें आप 30% प्लान कर सकते हैं। बट सबसे पहले, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपको 10% अपना रिस्क कवरेज, 30% आपको सिक्योर्ड सेविंग्स, उसके बाद आपको 30 to 40% अपना रिस्क सेविंग्स पे जा सकते हैं, और लास्ट 30 to 20%, 30 या 20% डेप्ट एमरजेंसी फंड बेसिकली इसलिए काम आता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है आपके साथ, तो आपके पास एक्चुअल में इतना फ़ंड होना चाहिए ताकि उस फंड से आप उस फंड को आप कभी भी यूज़ कर सकें और इमरजेंसी केसेस में अपनी फैमिली के लिए वो फ़ंड हम यूज़ कर सकें। तो वो फ़ंड आप बैंक में रख सकते हैं। मान लीजिए आपका उसको इमरजेंसी फ़ंड को भी हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इमरजेंसी फ़ंड की बात करूं तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है, तो 40,000 इंटू 4 मतलब 4 टाइम्स 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास आपके पास इमरजेंसी फ़ंड हमेशा होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में आप वो फ़ंड यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, एसेट्स एलोकेशन में मैंने आपको 4 चीज़ें बताने की कोशिश करी। सबसे पहले 10% रिस्क कवरेज आता है। रिस्क कवरेज
बेसिकली आपको और आपकी फैमिली को फुल प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद सिक्योर्ड सेविंग्स में कई सारे ऑप्शंस है, बट उसमें भी बेटर क्या है वो डेफिनेटली आप जानते ही हैं। तो उसमें आप 30% अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 30% रिस्क सेविंग्स में मैंने आपको बताया कि इक्विटी फंड्स में आप जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप जा सकते हैं, और लास्ट इमरजेंसी फ़ंड डेफिनेटली आपके बैंक में होना चाहिए या आपके पास कैश होना चाहिए ताकि आप उसको कभी भी यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये एसेट्स एलोकेशन में मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जितनी भी आपकी सेविंग्स या जो भी आप सेविंग अमाउंट मंथली प्लान करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है को इसी तरीके से करें ताकि आप एक तरीके से अपना रिस्क कवरेज भी लेते हैं, अपनी सिक्योर्ड सेविंग्स भी लेते हैं जो आपके बच्चे की एजुकेशन, मैरिज और आपके रिटायरमेंट में डेफिनेटली काम आएगी। उसके बाद आप थोड़ा बहुत रिस्क सेविंग्स भी कर सकते हैं। 30% रिस्क सेविंग्स में आपको अच्छा इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है वो डेफिनेटली, बट उसमें रिस्क डेफिनेटली रहता है कि कई बार हमें वो फ़ंड जितना हम प्लान करते हैं उतना नहीं मिलता है। तो सिक्योर्ड सेविंग्स कहीं ना कहीं हमें बैकबोन का काम करती है। उसके बाद इमरजेंसी फ़ंड डेफिनेटली आप लोग ज़रूर प्लान करते होंगे, बट मेरा उसको डालने का मतलब ये था कि आप अपनी जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका मंथली एक्सपेंस का 4 टाइम्स, मैंने एग्जांपल दिया 40,000 अगर आपका मंथली एक्सपेंस है तो 40 × 4 1,60,000 रुपये आपको डेफिनेटली अपना इमरजेंसी फ़ंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश करी कि आपको ये बताने कि आप अपनी एसेट्स को वेल प्लान करें और भविष्य के लिए आप एक सिक्योर्ड प्लानिंग करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प या कोई सपोर्ट मुझसे चाहिए तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे किसी भी टाइम एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा शेयर करिए कि ताकि लोग अपनी प्लानिंग कर सकें। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।